अपेक्षित हो, इसलिए सीमित संख्या में कार्यक्रम हुए, लेकिन प्रभावी रूप से योग के संदेश को पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए नीचे तक हम लोगों ने पहुंचाया। 23 जून भारतीय राजनीति और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी तारीख है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसे बिरले उदाहरण हैं कि कोई किसी दल का सरपरस्त, किसी दल का अध्यक्ष अपनी पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए अपने आप को शहादत दे दे, शहीद कर दे, बलिदान दे दे। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस था। 6 जुलाई को उनका जन्म दिवस है। सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने के लिए खड़े होते थे सदन में, नेहरू जी की टांगें कांपती थी। ऐसी शख्सियत के धनी उनके बलिदान दिवस को हम लोगों ने मनाया और निरंतर अभी एक लक्ष्य तय किया कि उनके इस पुण्यतिथि से लेकर जन्मतिथि के कालखंड के बीच में पूरे प्रदेश भर के 52,000 बूथों पर प्रत्येक पर 10 पेड़ लगाने का लक्ष्य हासिल करके 5 लाख से भी ज़्यादा वृक्षारोपण का काम हम लोग करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में उनके विचार लोगों तक पहुंचाएं। 23 तारीख को स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की भी 22 तारीख को सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि थी और एक ऐसे बिरले पुरुष जिन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को अपने परिश्रम से सींचा, उदयपुर जिनकी पैतृक भूमि रही, उनके भी उस पुण्यतिथि के कार्यक्रमों को और उनकी जन्म शताब्दी के कार्यक्रमों को हमने शुरू किया है। उनके जीवन की व्यक्तित्व कृतित्व से लेकर उनके जीवन की एक प्रदर्शनी और उनका एक साहित्य आम कार्यकर्ताओं तक नीचे तक जाए, इसकी हम लोगों ने कोशिश की है। 25 तारीख को आपातकाल के 46 बरस हुए। नई पीढ़ी भूल गई कि आपातकाल क्या है, लेकिन आपातकाल के काले दिन ये हिंदुस्तान का नौजवान याद रखे, क्योंकि आज़ादी के बाद ये दूसरा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र पर पहरा बैठाया गया, प्रेस की सेंसरशिप हुई, 1,40,000 लोग जेलों में ठूंस दिए गए, 19 महीने जिनको यातनाएं दी गई, 83 लाख लोगों की नसबंदी हुई और पूरे देश भर में एक अराजकता का माहौल था। पहली बार देश की जनता ने मुखर होकर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चलाए। नौजवानों की अगुवाई में इन आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश भर में समग्र क्रांति का ऐलान किया और बड़ा बदलाव आया। लेकिन जो कांग्रेस करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को यदि वैक्सीन नहीं लगती, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, चिकित्सा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, जो कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ड्यूटी दे रहे थे, एक बड़ा डिजास्टर होता। लेकिन भारत की सरकार की सूझबूझ से ये सब काम हुआ। ऑक्सीजन के टैंकर्स एयरफोर्स के प्लेन लेके आए, ये दुनिया में ऐसा अजूबा कम होता था। 1800 फेरे ये ऑक्सीजन टैंकर्स को लाने के लिए भारत की वायुसेना ने किए। ऑक्सीजन तक, पार्टी के शक्ति केंद्रों तक और बूथ तक इकाइयाँ सक्रिय रूप से काम करें। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग 52,000 बूथों तक हमारी अप्रोच को बढ़ाएं। लगभग अभी 40,000 बूथ तक पार्टी की यूनिट्स ने ठीक काम करना शुरू किया है, कुछ काम अभी बाकी है। तो इस कैलेंडर ईयर में हम लोग ये काम भी हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस मकसद से मैं उदयपुर आया था, जो संगठनात्मक चर्चा की, उसकी कुछ बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी हैं। धन्यवाद। आज एक चर्चा आपके लेटर की बहुत ज़्यादा है, पुराने लेटर चर्चा होता है। मैंने वो देखा है, 22 बरस से पुरानी घटना है। इस दौरान बहुत सारा समय निकला। ये पत्र और इतना पुराना पत्र जो शायद ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा,
लेकिन इस समय ट्विटर के किसी एक कथित अकाउंट के जरिए, और वो जारी हुआ, उसको मीडिया के कुछ बंधुओं ने तत्परता दिखाते हुए अपनी खबरों का हिस्सा बनाया। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं, राजनीति में ऐसी खबरें बनती हैं। उस पत्र का मोटा मोटा कंटेंट यही था कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखता था, आज भी रखता हूँ, रखता रहूँगा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सारी राजनीतिक बातें हैं वो ध्यान भटकाने के लिए भी और किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र का भी हिस्सा है, जिसमें लोग व्यवस्थित तरीके से ऐसी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि लोगों को कुछ पीछे की चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। मैं अध्यक्ष था तो राजस्थान में कोई एक पैदल यात्रा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराजा सूरजमल स्मारक तक एक 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, उसी कालखंड में मैं जहाँ से आया हूँ, बहुत छोटा सा गांव है और एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ। वर्षों तक विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी आंदोलन का हिस्सा रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 10 वर्ष तक लगातार महामंत्री और अध्यक्ष के नाते काम किया। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति, लेकिन इस तरीके का पत्र, ये अनुशासनहीनता नहीं थी। अपनी बात को पार्टी के मंच पे कहा और उसके तत्काल बाद ही 22 वर्ष का मेरा ट्रैक, उसके तत्काल बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, उसके बाद सभी मोर्चों का प्रभारी बनाया, उसके बाद 2004 से लगातार 4 बार पार्टी का महामंत्री रहा। इसमें यदि कहीं किंचित मात्र भी कोई गुनाह होता, पाप होता, तो शायद मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड को किसी ने देखा नहीं, और इसके पीछे मैं देखता रहता हूँ कि लगातार जिस तरीके से, जिस प्रोफाइल पे मैंने काम करना शुरू किया है, पार्टी को बहुत नीचे ग्रास रूट तक मैं खुद प्रवास करता हूँ। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ज़मीन पर काम करते हुए, ट्विटर पर नहीं, घर से नहीं, ज़मीन पर काम करते हुए 2 बार संक्रमित हुआ हूँ, मौत से भी रूबरू हुआ हूँ। इसलिए जो पार्टी का पक्ष मैंने विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने मिलकर सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मुखरता से रखा, कदाचित उसकी भी तकलीफ हो सकती है। जिस तरीके से संगठन की ताकत बढ़ रही है, उसकी भी तकलीफ हो सकती है। और ये चीज़ें इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचें कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी, उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का, मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा, आगे भी करूँगा। पार्टी के पद पर रहूँ कि नहीं रहूँ, लेकिन मैं विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शायद गांव का आदमी हूँ, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहूँगा। इसलिए इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीज़ें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, तो ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूँ। मैं संगठन का काम अपने मर्जी से, अपने तरीके से पार्टी के निर्देशों पे करता रहूँगा। लेकिन जब मुद्दा मिल गया ना, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो अनुशासनहीनता कर रहे थे, हमें अनुशासन का पाठ पढ़ा है। मैं बता चुका भैया कि ये बात तब की 2022 के बाद में यदि अनुशासनहीन होता तो पार्टी मुझे इस प्रोफाइल पर नहीं पहुंचाती। तो षड्यंत्र कौन करेगा, मतलब किसकी ओर से? वो समय आने पे उजागर हो जाएगा, आप ही छापोगे। रोहित शर्मा को जो नोटिस मिला है, उसके बाद भी इस तरह का ये लेटर वायरल हुआ है, कहीं न कहीं इसको किस तरह से जोड़ के देखते हैं? देखिए, किसी तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं। मैं कह चुका कि कोई न कोई, ये इस समय जिस लेटर की कोई रिलेवेंस ही नहीं है, इसका मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर, आगे कितने और नोटिस इशू होंगे? देखिए, पार्टी की बात पार्टी के मंच पे कही जाए, मर्यादित तरीके से कही जाए, उस पर पार्टी की एक व्यवस्थित रचना है। पार्टी के जिन लोगों पर भरोसा है उनको कहा जाए, उनका समाधान भी हम लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी बात को रखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, समाधान भी करते हैं, लेकिन पार्टी की मर्यादा से बाहर जाते हैं। उनका हम लोग, ऐसा नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति नोटिस इशू कर दे। उसमें पार्टी की व्यवस्था में पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में चर्चा होती है,
और चर्चा होने के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है तो पार्टी की मर्यादा के बाहर कोई भी जाएगा तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, लेकिन कितने लोग होंगे ये नहीं कह सकता। ये अंदरूनी लड़ाई कब थमेगी? नेतृत्व किसका होगा, इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए, प्रदेश के प्रभारी जी साफ तौर पर कह चुके हैं ये बात, हालांकि मैंने कही थी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी ने कही थी, लेकिन हम लोग क्योंकि स्थानीय हैं इसलिए शायद हमारी बात को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन मंदिर का कोई पुजारी मंत्र बोल के किसी भगत को प्रसाद देते तो समझ में आ जाती है, लेकिन कोई भगत ही बता दे तो समझ में नहीं आती। तो प्रदेश के प्रभारी जी ने साफ तौर पर कहा है, पहली बात तो इस समय तो कांग्रेस से लड़ना है, झगड़ा तो कांग्रेस से करना है, इसलिए नेता कौन होगा, कब होगा, कौन तय करेगा, इसका पूरा प्रदेश के प्रभारी जी ने एक एक बात खुल के कर दी। आप लोगों ने छापा है, पत्रिका भास्कर में बड़े बड़े इंटरव्यू छपे हैं, मीडिया ने अपने इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई नेता का झगड़ा नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, वो जो निर्णय करेगा उसके पीछे हम सब लोग जिंदाबाद करेंगे, सब उस निर्णय का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए कोई झगड़ा किसी किस्म का है ही नहीं। जी नहीं, यहाँ कोई खेमा वेमा नहीं है, अपने आप ही लोग पैदा कर लेते हैं। खेमा कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी का है और सब लोगों को अनुशासन में काम करना है। सब हाल में युवा मोर्चा के कि जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है, जो आपने क्राइटेरिया तय किया था 35 से ऊपर को नहीं बनाएंगे, लेकिन कई जिलों में तो जो उम्र से भी ऊपर है 37-38 साल को भी मौका दिया गया। ऐसा है कि 35 का क्राइटेरिया ये केंद्र ने तय किया था और तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 31 वर्ष के, वो पहली बार बने, नहीं तो केंद्र में भी 35 से ऊपर के बनते थे, प्रदेश में भी बनते थे, जिलों में भी बनते थे। आमतौर पर उम्र का जो सर्टिफिकेट है वो जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसी को मान्यता रखते हैं। अब उसमें किसी ने फॉर्जरी कर ली होगी तो वो भी जांच करा लेंगे। कोई 35 से ऊपर का बन गया होगा उसको रखेंगे नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। 35 से ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति बना होगा तो हमारी इस युवा मोर्चे की टीम में नहीं रहेगा, पार्टी में दूसरा काम देंगे। मतलब उनको हटाएंगे सर, जो 35 से ऊपर तो बने 35 से ऊपर का होगा, यदि उनकी मार्कशीट प्रमाणित होगी उसमें यदि 35 से ऊपर है तो हम उसको दूसरा काम देंगे। जयपुर नगर निगम में सौम्या विजय वाला जो मामला था हाईकोर्ट से झटका नहीं, झटका लटका नहीं होता है, न्यायालय में अपनी बात रखी जाती है। न्यायालय ने जो रूलिंग दी है कि उसमें जो जुडिशियल कमेटी है वो इंक्वायरी करेगी। अब ये तय करना है कि जो लीगल टीम है उसमें वो आगे कहीं पिटीशन पे जाए नहीं जाए, लीगल जो जुडिशियल कमेटी है वो फाइंडिंग तक इंतजार करें। तो इसमें सारे ऑप्शन खुले हुए, इसलिए किसी तरीके का झटका है। राजस्थान सरकार ने बार-बार आई थी, बाद में बाई इलेक्शन से सो हुई, लेकिन वो जो सरकार थी वो आपने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, इसलिए मुझे भी बहू की तरह शर्माने की आवश्यकता नहीं है। उस कालखंड में 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के आधार पर राजस्थान की सरकार गठित हुई थी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी। सबके समक्ष है, राजस्थान में कोने कोने से बच्चा बच्चा जानता है। अशोक गहलोत जी आलाकमान को अपने हक में खड़ा करने में साबित हो गए और पायलट जी पीछे छूट गए। कांग्रेस के लोग कहते थे कि जमीन पर काम पायलट ने किया, बन गए अशोक गहलोत जी। अपने अपने उनके अनुयायी और समर्थक थे और इसके कारण वो जो सरकार की बुनियाद थी वो जुगाड़ टाइप थी। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में जुगाड़ चलता है। एक फंटा होता है, जुगाड़ के टायर होते हैं, कहीं से उठा के कोई टायर छोटा बड़ा टूटा फूटा, स्टीयरिंग भी होता है और उसमें लाइट और हॉर्न नहीं होता। अब वो चलता जाता है जब तक चलता है। हाईकोर्ट ने पीछे रोक लगा दी थी कि जुगाड़ नहीं चलेगा, पर वो तो रुक गया। और अशोक जी का जुगाड़ अभी भी 2.5 साल से चल रहा है। अब इस जुगाड़ की फितरत ये है कि 2.5 वर्षों का इस सरकार का लेखा जोखा देखें तो 42 दिन तो बाड़े में बंद रहे और उसके बाद कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा है, राजस्थान की जनता को बचाने की कम है। तो ये जो बार बार चर्चा चलती है ये कांग्रेस के भीतर की चर्चा है। पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी अस्थिर कर रही है, लेकिन क्या हेमाराम जी का इस्तीफा हमने कराया क्या?
भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, वो हमने थोड़ी लिखवाई उनसे। वेद प्रकाश सोलंकी फोन टैपिंग के जासूसी के आरोप लगाता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए ये सरकार 2.5 साल में जिस तरीके से ये सरकार चली है, रेंगी है, रोई है, लूटी है, पिटी है, उस हिसाब से ये सरकार राजस्थान का भला नहीं कर सकती थी। नैतिक रूप से कमज़ोर है और कमज़ोर सरकारें कब गिर जाएं पता नहीं। सवाल है, मान लीजिए संभावनाओं का खेल है और मान लिया जाए कि सरकार गिर भी जाएगी और आपको मौका मिल जाता है इस बार। आपने कहा कि संसदीय बोर्ड जो है आपकी पार्टी का, वो तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, और ये भी मान लिया जाए कि संसदीय बोर्ड ने अगर वसुंधरा जी को चेहरा तय कर दिया, तो क्या आप लोग ऐसी धींगामस्ती नहीं करेंगे जैसी कांग्रेस कर रही है अभी? सचिन पायलट और ये गुटबाजी हो रही है, इसका आप भरोसा दिला सकते हैं? सवाल काल्पनिक है, लेकिन मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि हम कांग्रेस की तरह धींगामस्ती नहीं करेंगे। हम राजस्थान के हित की बात करेंगे, चाहे दूसरे वाले मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो। आप होंगे तो भी चलेगा। आपने बताया युवा मोर्चा का एक क्राइटेरिया था, केंद्र ने लागू किया, वैसे टिकट का भी एक क्राइटेरिया था विधायक का जो चुनाव है कि एक उम्र से ज्यादा के जो व्यक्ति होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया, वो विधायक भी हैं। तो क्या अगली बार, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अगली बार उन लोगों का टिकट कट जाएगा जो 75 से ज्यादा उम्र के हैं? अभी काटने पीटने की बात क्यों कर रहे हैं? आपने बताया, लेकिन आपका सवाल अच्छा है और आप ये समझ सकते हैं कि पार्टियों का अपना डिसिप्लिन होता है, अपनी एक परंपरा होती है। संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने 90 के दशक में ये तय कर दिया कि हम 33% महिलाओं को अपनी पार्टी में आरक्षण देंगे, उसको हमने लागू किया। इसी तरीके से आयु की, जो मैंने कहा कि 35 साल से ऊपर का युवा मोर्चा में नहीं बनेगा, हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है। पार्टी का मंडल अध्यक्ष पहले 60 वर्ष का बनता था, अभी 35 वर्ष का भी मंडल का अध्यक्ष है, 40 वर्ष का भी है। तो उम्र की अपनी मर्यादा को हमने अपने हिसाब से तय किया है। पार्टी ने मोटे तौर पर ये कहा कि भाई जो 75 प्लस है उनके लिए पार्टी ने किसी को गवर्नर बनाया, किसी को दूसरी जगह लगाया, किसी को किसी कमीशन में लगाया। तो इस तरीके के जो लोग थे जिनकी टैलेंट को उन्होंने अलग अलग जगह काम में लिया। अभी आगे पार्टी राजस्थान में क्या तय करती है, हिंदुस्तान में क्या तय करती है, तो कुछ भी तय करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नया नेतृत्व आए, ऊर्जावान नेतृत्व आए, सब लोगों को अवसर मिले, सर्वस्पर्शी तरीके से सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उसकी कोशिश रहेगी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।